फिर ये क्यों कहता है चुनाव आयोग? क्या आप आधार कार्ड पे वोट नहीं दे सकते हो? आधार कार्ड को प्रूफ नहीं मानेंगे? ये चुनाव आयोग ने क्यों कहा है? ये तो बताइए मैडम। सर अगर आधार कार्ड को प्रूफ मानने लगे ना, सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, यदि आधार कार्ड को आप प्रूफ मान के वोट देने लगे ना, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 280 करोड़ वोट पड़ेंगे। आप इंटरव्यू लेने जाइए जरा, यूपी में अखिलेश यादव का नाम वो आपसे जांच पूछ ले तो कहिएगा। जाइए जरा बिहार में लालू यादव के पास। कब सुना मैडम? हमने नहीं सुना। आपने सुना? इन्होंने वोट चोरी हो रही है सुना है, इन्होंने कर्नाटक, इनके पास में हर चीज का प्रूफ है। सुनिए मेरी बात मैडम, 2002 में गोधरा कांड हुआ था और 2014 के बाद गोदी मीडिया बनी है। उससे पहले देश की नेशनल मीडिया होती थी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता था। हाँ, वही नेशनल मीडिया जिसका मुंह इमरजेंसी के टाइम पे बंद कर दिया जाता था, वही नेशनल मीडिया जिसके अखबार छपते थे तो उन अखबारों को चोरी करके जला दिया जाता था, वो नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, उसी नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। बाबा 18 बच्चे 15 बच्चे पैदा करो और रोजगार मोदी दे, ये कहाँ का तुक है? जाओ वही देगा मिलेगा। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। SIR को लेकर राहुल गांधी अभी भी भड़के हुए हैं नरेंद्र मोदी पे। कहा ये गया है अब कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी कर रहे हैं और चुनाव आयोग इसमें उनका सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है। आज हम इसी पे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम छोड़िए मैडम। अच्छा, आप बताइए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है? 100%। वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, क्यों, मतलब कहाँ से वोट चोरी हो रही है, आपको क्यों लग रहा है? मैडम देखो, अधिकांश जितने लोगों से आप दिल्ली में पूछ लो, मैं तो अपने राज्य की आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। जितनों से पूछो वोट दिया नहीं दिया, सरकार कैसे बन गई पता नहीं लग रहा। नहीं, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे कौन से लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पे जब हमने दिल्ली चुनाव में हमारे क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र? हमारे चांदनी चौक क्षेत्र से वोट कितना मिला है जी इनको और वोटिंग कितनी होने दी है, आपने ये पता करवाया? दवायर ने पता कराया था। 40,000 वोट पड़े, 67,000 वोट काउंट हुए थे क्षेत्र से हमारे। कैसे हो गए थे जी? नहीं, अगर चुनाव आयोग से सभी को इतनी दिक्कत है तो जिस चुनाव आयोग से दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में दिक्कत है। ठीक है, आपको अगर इतनी ही जनता के अंदर पारदर्शिता के लिए पार्टियां चोरी न कर सके इसलिए बना था। अब चुनाव आयोग की जो है बन गया बंदर ये कठपुतली। नहीं, राहुल गांधी ने अभी कहा कि अभी तो हमने सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, अभी हम लोकसभा का भी सबूत देंगे। बिल्कुल दे सकते हैं मैडम, वो उनके पास होगा तो वो देंगे, ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे। वो तो उनमें से नहीं है ना जो कहते हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा। जो बोलता है वो तो करता ही है, कम से कम बंदे में इतनी क्रेडिबिलिटी तो है, माननी पड़ेगी। चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है। अच्छा। हाँ, और जिसके दबाव में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हम अगर वोट डालने जा रहे हैं तो हम अपने तरीके से वोट डालेंगे ना। अगर हमने कांग्रेस को अगर वोट दिया है तो हमारा वोट कहीं और यूज तो ना हो। सही बात है। अब मैं आपने कहा आप लोकसभा का सबूत देंगे, मैं आपको खुद एक सबूत देती हूँ। यदि लोकसभा में भाजपा ने वोट चोरी ही करी है तो अब की बार 400 पार वाली भाजपा 240 पे क्यों रह गई? इसलिए रह गए क्योंकि उनको ये इस चीज़ का गुमान रह गया था कि हमारे पास जो वोटर जो पहला जुड़ा हुआ था वो जुड़ा ही हुआ है, इसलिए बस ज़्यादा। और यूपी इसी तरह से वो निश्चिंत थे। मेन उनकी कटिंग हुई है यूपी के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो तो। और आपसी अंदर पार्टी के अंदर कलेश के चक्कर में यादव, कुर्मी और भूमिहार वोट उनका कटे हैं। जातिवाद की वजह से मैं मानती हूँ, मैं नहीं समझे, लेकिन अगर वो जो अखिलेश अपना योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहे होते, इन दोनों की कलेश नहीं होती तो सारा वोट टोटल वहाँ गिरता। भाजपा के अंदर सारा वोट कटा है और इनको इस चीज़ का पता नहीं था कि अंदर खेल ये भी चल रहा है, खेल में खेल चल रहा था। ये यूपी के अंदर भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में झटका पड़ा है और वो झटका ये समझ लीजिएगा 27 के चुनाव में उसका भी ये झटके का आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं यदि योगी आदित्यनाथ यूपी में अकेले भी खड़े हो जाएं तो भी हम बाबा की सरकार लाएंगे। मैडम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, किसने मना कर दिया आपको? बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम देखो, मैं ना यूपी का वासी ना मैं जानता उनका एक आप बिहार का जानते हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है, पर आप यूपी का नहीं जानते। मैंने ये नहीं कहा आपसे बिहार में वोट चोरी हुई है, जो हम टीवी में देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। यूपी में तो कोई बोलने जाता पहले उसके बुलडोजर घर गिराए थे, वहाँ बंदा क्या जानेगा? वहाँ कोई जान पाएगा सच क्या है? बुलडोजर राज चल रहा था, वहाँ बंदा क्या जानेगा? किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। जिसका घर टूटेगा उसके लिए बुरा है, मेरा सवाल उसके लिए अच्छा है। अच्छा, मेरा सवाल, वोट किसके काटे जा रहे हैं? मैडम वोट उसके काटे जा रहे हैं जो भाजपा में शामिल नहीं हो रहा,
वोट उसके काटे जा रहे हैं जो भाजपा का चुनाव रहता नहीं है। आयोग ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि हम वोट उनके काट रहे हैं जो लोग मर गए हैं। लास्ट एसआईआर में आप लोगों को बता दूं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ था, पिछले 22 वर्षों से एसआईआर अब हुआ है, तो चुनाव आयोग चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम वोट उनके काट रहे हैं जो लोग मर गए हैं। पिछले 22 वर्षों में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं, हम उनके वोट्स काट रहे हैं। अब अगर चुनाव आयोग ये बात कह रहा है और आप कह रहे हैं जो भाजपा में शामिल नहीं है। मैडम इसका जवाब भी ले लो ना। जी बोलिए। किसके बाप का नाम क्यों है FRGMP होता है, किसका हाउस नंबर 0 होता है, पहली चीज को। दूसरी चीज, तीसरी बात है, आप 2003 के एसआईआर की बात कर रही है मैडम जी। चुनाव आयोग कब से बना पड़ा, उससे लेकर 2003 तक एसआईआर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि 2003 के अंदर छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था, ठीक है जी। बिहार से कट के झारखंड निकला था, मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ निकला था, ठीक है मैडम जी। इसीलिए वहाँ जरूरत थी। अब कौन सा राज्य कटा बिहार में से, कौन सी चीज कट के कौन सा नया राज्य खुला है? एसआईआर से दिक्कत क्या है? मैडम एसआईआर से दिक्कत नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया से दिक्कत है। जो अजीत अंजुन ने दिखाई थी, अजीत अंजुन में जो दिखाया, क्या वो तरीका ठीक था एसआईआर का? बीएलओ का हमें घर घर जाके वोट का पता करना, बीएलओ वहाँ बैठ करके लोगों के नाम के फर्जी साइन कर रहा है। आपको पता फर्जी साइन करना कितना बड़ा अपराध है? बिल्कुल है, मैं मानती हूँ ये बात। इस देश में वही बीएलओ के ऊपर। अब मेरी बात सुनिए, इस देश में एक नहीं हजारों बीएलओ ने काम सर किया। मेरी बात तो सुनिए। बोलो मैडम जी। इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स बाद में आते हैं और उनके आधार कार्ड पहले बन जाते हैं, उनके जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं वो पहले बन जाते हैं। आप मानते हैं? मैडम आधार कार्ड बहुत सिक्योर है, हमारी हर ट्रांजैक्शन उससे जुड़ी होती है। ये कहना मोदी जी का मेरा नहीं है जी, ठीक है जी। 2015 में कहा था और 2013 में कहा था आधार कार्ड आपके प्राइवेट क्या कहते हैं निजीता का हनन कर रहा है, ये बोला गया था। उसके बाद आज उन्होंने आज उसी भाजपा ने जो है वही आधार कार्ड उसी मोदी जी की सरकार के अंदर सारा हर चीज अनिवार्य कर दिया। मरेगा तो भी आधार कार्ड पे मरेगा, जिंदा होगा तो आधार कार्ड लेके जिंदा होगा। आप अगर जिंदा हैं, आपकी पहचान का आधार क्या है? आपका आधार है ना। तो फिर ये क्यों कहता है चुनाव आयोग, क्या आप आधार कार्ड पे वोट नहीं दे सकते हो? आधार कार्ड को प्रूफ नहीं मानेंगे, ये चुनाव आयोग ने क्यों कहा है? ये तो बताइए मैडम। सर अगर आधार कार्ड को प्रूफ मानने लगे ना, सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, यदि आधार कार्ड को आप प्रूफ मान के वोट देने लगे ना, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 280 करोड़ वोट पड़ेंगे। मैडम तो 280 करोड़ बढ़ेगा, गलती किसकी है? ये चुनाव आधार का। अच्छा, ये आधार को लेके कौन आया देश के अंदर? आधार को लेके कौन आया? एक बार मेरा सवाल सुनिए। आप अभी कह रहे थे कि वोट जो है मुसलमानों के काटे जा रहे हैं, यही बात आपने पहले कही थी। बिल्कुल बोली थी मैडम, वोट मुसलमानों के काटे बिल्कुल काटे जा रहे हैं मैडम, बिल्कुल काटे। मुसलमानों के दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, दोनों के वोट कट रहे हैं। उन्हें पता है कि दलित और मुसलमान मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको एक खुदाई मिल गई दलित और मुसलमानों की, और उसकी राजनीति हल्के करते करते खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे यूपी में कर रहे हैं। आपने कहा कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। अब मेरी एक बात सुनिए, हाँ जी, बोलिए। आप उस एरिया के लिए क्या कहेंगे, उस राज्य के लिए क्या कहेंगे जहाँ वोट ही सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा है? मैडम आप मेरे को बताइए, यूपी के किराने के लिए आप क्या कहेंगी जहाँ 87% वोटर मैडम सवाल क्या कर रही हूँ, मेरी बात ये पूरी जवाब क्या दे रहे हैं? मैं बात बंगाल की कर रही हूँ जहाँ वोट सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा है। माइक दो तो आपको क्यों का जवाब दूं? आप माइक दो तो आपकी बात का जवाब आपको दूं मैं? आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं मैडम आपका मेरे सवाल पे जवाब आपका है मैडम जी। नहीं, आपका ये जवाब नहीं है मैडम मेरा जवाब देने का तरीका यही है, जहाँ वोट ही मेरा जवाब देने का तरीका यही है मैडम जी, मेरा वो जवाब देने का तरीका यही है। अगर आपको मेरा जवाब चाहिए तो मैं मेरे तरीके से दूंगा, आपके तरीके से नहीं दूंगा मैं। आपको अगर मेरे से सवाल करना है, माइक पकड़िए इधर आइए। मैं नहीं कर रहा, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं सवाल के अंदर दूंगा। माइक पकड़िए इधर आइए। मैडम मेरा सीधा सा कहने का मतलब है, जहाँ 87% वोट मुसलमान के हैं, उस क्षेत्र के अंदर मुसलमान के वोट नहीं डलने दिए गए लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के, ठीक है जी। उसकी वीडियो तो बाकायदा अवेलेबल है। और वहाँ वोटिंग कितना परसेंट हुई है मैडम जी? मैंने आपसे बात करी बंगाल की, आप पूछ गए यूपी पे बात है बंगाल की मैं कर रही हूँ कि जहाँ वोट सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा है। आप बंगाल का क्या कह रहे हो? आप मैंने बंगाल सवाल आपसे यही किया था बोलो। और आपने मेरे ही सवाल पे सवाल रख दिया। मैडम सवाल का जवाब तो आप एक काम कीजिए ना, आप माइक पकड़िए इधर आइए, मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब दूंगी आपकी हर बात का। मैडम मैं माइक पकड़ने वाला होता तो मैं पहले पढ़ गया था। यदि आपको पत्रकारिता ही करनी है, तो आगे कीजिए ना। मैडम मैं पत्रकार नहीं बन सकता, मैं पत्तल नहीं चाट सकता, मैं पत्तल नहीं चाटता, नहीं चाट सकता मैडम मैं। ये चीज चल रहा है यहाँ पे कोई? मैडम मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो पेशे को कहा। आज की तारीख में गोदी मीडिया कहा जाता है, दुनिया में कहीं चले जाओ गोदी मीडिया बोलते हैं लोग। आप सर्टिफिकेट देंगे मीडिया? मैंने सर्टिफिकेट का दिया, कहा है मेरे पास में स्टैंप? सर्टिफिकेट देने का भाजपा का है मैडम जी, हमारा नहीं है। वही देखें। वो मुझे दिख रहा है कि पत्रकारों को जात पूछ के कौन इंटरव्यू देता है, पत्रकारों को गालियां कौन देता है, पत्रकारों की इज्जत कौन करता है और पत्रकारों को गोदी मीडिया कौन कहता है, मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैडम सुनो, जात किसने पूछी?
नोएडा के न्यूज चैनलों पर काम करता हूँ, जात वहाँ पूछ के काम दिया जाता है। आप तो फ्री पत्रकारिता कर रहे हो। इंटरव्यू लेने जाइए जरा यूपी में अखिलेश यादव का ना वो आपसे जात पूछ ले तो कहिएगा। जाइए जरा बिहार में लालू यादव के पास। कब सुना मैडम हमने नहीं सुना, आपने सुना? इन्होंने वोट चोरी हो रही है सुना है, इन्होंने कर्नाटक, इनके पास में हर चीज का प्रूफ हाईलाइट है। किया सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए अब। हाँ बोलिए मैडम। इनको सारी चीजों के सबूत है इनके पास, लेकिन पत्रकारों को, मीडिया को कहाँ गाली दी जा रही है, कहाँ उनसे जात पूछ के उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है, इनके पास उसका सबूत नहीं है। अब चाटुकारिता इसे कहते हैं या मैं जो कर रही हूँ उसे कहते हैं, जो मीडिया कर रही है। मेरी तरफ मुखातिब होगा, बोलो क्या बोला जो हमने कैमरे में बोला। मैं वही कह रही हूँ, आपके पास में हर बात का सबूत है। कांग्रेस ने वोट चोरी का सबूत दे दिया, वहाँ पे ये हुआ आपने उस बात का सबूत दे दिया, यूपी में मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया उस बात का आपने सबूत दे दिया, वीडियो तक अपलोडेड है, वीडियो तक अपलोडेड है, आपने उस चीज का भी सबूत दे दिया। मैं मानती हूँ, चलिए ये भी तो वीडियो अपलोडेड है कि लालू यादव के पास में 2 रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने गए और उन्होंने उनसे जात पूछी। अब बताइए, और ये वही लालू यादव है जो सत्ता में आने से पहले कहता था कि हम जातिवाद का समर्थन नहीं करते हैं, और वही लालू यादव अब जात पूछता है, वो भी पत्रकारों से। मैडम जी, अगर लालू यादव ने काम किया तो शर्म आनी चाहिए उनको, और नैतिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए उन 2 पत्रकारों से। ठीक है जी। और जो पत्रकार कर रहे हैं एक ही तरफ का पक्ष ले लेके दूसरी तरफ को उसको दिखाते हैं ना, पूछते हैं कुछ, उसका क्या करोगे? उन पत्रकारों को क्या करना चाहिए? सुनिए मेरी बात सुनिए, पत्रकारों को क्या करना चाहिए मैडम? अब सुनिए, अगर पत्रकार यही हरकत कर रहे होते ना तो अभी आपने गोधरा की भी बात छेड़ी थी। हाँ, बिल्कुल छेड़ी थी गोधरा की बात। अगर पत्रकार वही हरकत कर रहे होते तो गोधरा का सच कभी सामने ही नहीं आता। मैडम गोधरा 2002 में तो गोधरा का सच सामने आने ही नहीं दिया था। मैडम 2002 में गोधरा कांड हुआ था, और 2014 के बाद गोदी मीडिया बनी है। उससे पहले देश की नेशनल मीडिया होती थी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता था। हाँ, वही नेशनल मीडिया जिसका मुंह इमरजेंसी के टाइम पे बंद कर दिया जाता था, वही नेशनल मीडिया जिसके अखबार छपते थे तो उन अखबारों को चोरी करके जला दिया जाता था, वो नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, उसी नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जिस नेशनल मीडिया को पैसे देके, सुनिए गुजरात में, ये पूरे भारत में होता था, देश की राजधानी दिल्ली में होता था ये। मैडम देश की राजधानी दिल्ली में लिमिटेड एरिया में होता था। बात कर रहे हैं ये उन्हीं पत्रकार नेशनल मीडिया की दिखे थे, हमें पता है। हमने चांदी चौक में अखबार खरीदा, यहाँ पर बिकती थी, जहाँ शौचालय बनना पड़ा यहाँ अखबार बिकती थी। हमने यहाँ से अखबार पढ़ी, खुद खरीदी है हमने, और बाकायदा पढ़ी है। यहाँ तो कोई अखबार नहीं चली, अब पता नहीं आपके एरिया में चली हो तो बात अलग है मैडम जी। देखिए मैम, मैं अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ। बिहारी मेरे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। व्हाट्सएप वाला ज्ञान आप लेके आए हैं सर, व्हाट्सएप वाले ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं है, आपको है। ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है और जनता को भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप का ज्ञान लेके यहाँ कौन आया कौन नहीं आया है। देखिए मैम, हमारे बिहार के लोग हमारे भाई हैं। मैं मैम यूपी से आता हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ। बिहार के लोग हमारे भाई हैं और देश के नागरिक हैं पहले, ठीक है। मैं उनसे एक बात पूछना यही चाहता हूँ कि मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक नागरिक के पास होंगे, 15 लाख रुपए हर एक नागरिक के पास होंगे। वो मुद्दा कहाँ है? अरे भाई मेरी बात तो सुन। जी जी हाँ बताएं आप। आप ये इस बात को पूरा भी ना करें, मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ। पूरा बयान यदि आपने उस बात का सुना हो तो मोदी जी ने ये कहा था इंटरनेशनल बैंक में जितना कर्जा है, जितना ब्लैक मनी है, अगर उसे वापस ले लिया जाए तो हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपए मैम आया। मैं आपसे इंटरनेशनल बैंक से वो पैसा आया? ऐसा है ना? अरे मैं ये कह रही हूँ वहाँ जितना ब्लैक मनी है, जितना कर्जा है, वो यदि वापस आ जाए, वो यदि वापस आ जाए, वो वापस ही नहीं आया। ये घुमाई जो हो रही है ना मैम, तो ये घुमाई तब भी हो रही है शायद। ये सिर्फ ये देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये देश के लोग गुमराह कर रहे हैं मैम। ये घुमाई शायद तब भी हो रही है जब कहा जाता है कि आलू से सोना निकाल दो। देखिए ये बात तो एक पंक्तियाँ मान लें आप या ऐसे कुछ मान लें। इनकी बात को पंक्तियाँ मान लीजिए, इनकी बात को पंक्तियाँ मान लीजिए, लेकिन मोदी जी ने 15 लाख दिए तो जेब में क्यों नहीं है? मुझे आप ये बताएं, मैं तो उस चीज़ के लिए समथिंग 5-6 सालों से मैं यही देख रहा हूँ कि 15 लाख मेरे अकाउंट में कब आएंगे। कहाँ है 15 लाख रुपए? नहीं सकते अगर मोदी जी अगर कुछ कह नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते तो झूठे प्रस्ताव भी ना दें। अच्छा, झूठे वादे कांग्रेस करते, झूठे वादे राहुल गांधी
गांधी कर दे, झूठे वादे केजरीवाल कर दे, चलेगा, मोदी ना करे, भाजपा ना करे। देखिए हमारी भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है। हम इज्जत आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की भी करते हैं, हम उनको मानते हैं। वो देश के एक ऐसे अकेले लोग नेता थे जो विपक्ष का भी ध्यान रखते थे। आज विपक्ष का कहाँ ध्यान रखा जा रहा है, आप मुझे बताएं। विपक्ष बचा है इस देश में? विपक्ष के पास में, मैं बताती हूँ विपक्ष का कार्य क्या है। विपक्ष के पास में प्रधानमंत्री की गद्दी पे सवाल उठाने का कार्य है। विपक्ष के पास में चिल्ला चिल्ला के वोट चोरी हो रही है ये बोलने का समय है, लेकिन विपक्ष के पास में वही एफिडेविट देने का समय नहीं है। देखिए विपक्ष के पास बहुत सी चीजें हैं जो मुद्दा उठा रही है, लेकिन उस चीज को सत्ता परिवर्तन देखने का नाम ये काम खत्म कर रहे हैं और विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। मुद्दा क्या उठा रही है? विपक्ष मुद्दा क्या उठा रही है ये बताइए। देखिए विपक्ष ने क्या इस समय ये मुद्दा है कि मुसलमान का वोट काटा जा रहा है, दलित का वोट काटा जा रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट काटा जा रहा है, ये मुद्दा है बिहार में? या फिर ये मुद्दा है कि पलायन कैसे रुकेगा, स्वास्थ्य कैसे बढ़ेगा, या फिर शिक्षा में कैसे प्रगति होगी, बिहार में कैसे प्रगति होगी? कौन कर रहा है ये? कौन काम कर रहा है? आप बताएं। शिक्षा में कहाँ कमी दिखाई, आप बताइए मुझे। काम में कहाँ है नीतीश कुमार जी? कितनी बार मुख्यमंत्री मैं बात कह रही हूँ ना, ये बात पक्ष कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है, दोनों के दोनों SIR पे लड़ रहे हैं, जो कि सही बात सही। दोनों तो जाति धर्म पे लड़ रहे हैं ना। तीसरा बंदा देखो कोई, भाई विपक्ष जो है या सत्ता परिवर्तन को तीसरे को मौका दो, तीसरे को भी तो मौका दो ना। अरे इंटरनेशनल पार्टियां तो हैं या नहीं है? आप बताएं मुझे, आप बताएं। देखिए आप समझ लीजिएगा, स्टेट लेवल की पार्टी। आप एक बात बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था? जी हुआ था। आप चैन से सोए थे? बिल्कुल सोया था मैम। आपको गर्व था भारत? बिल्कुल गर्व है, मुझे गर्व है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहाँ से ट्रंप ने फोन किया युद्ध रोक दो और मोदी ने रोक दिया। तो मैम पप्पू है, कुछ भी कह सकते हैं वो, तो उनको कहने का हक है। पप्पू है? हाँ बिल्कुल है। देखिए मैंने क्या कहा, मैं ना तो किसी, देखिए ना तो मैं भाजपा से मैं विरोध करता हूँ, ना मैं कांग्रेस से विरोध करता हूँ, क्योंकि ये सब एक ही है। क्योंकि आज जो भाजपा कर रही है वो पिछले साल कांग्रेस ने भी करा था। कांग्रेस ने भी देश लूटा, ऐसा नहीं है, आज ये लूट रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी तीसरे को मौका दो ना। भाई तीसरा भी देखो क्या कर रहा है। तीसरा देखिए मेरी नज़र में इस देश के अंदर बहन जी जैसी लीडर की ज़रूरत है। बहन जी के लिए, मायावती जी के लिए देश की ज़रूरत है। देखिए जो पार्टी ही नहीं बची है, मतलब मैंने इतने चुनाव कवर कर लिए, इतना कर लिया, लोकसभा चुनाव हो गया, दिल्ली चुनाव हो गया, बिहार चुनाव अब आने वाला है, मैंने इतने चुनाव कवर कर लिए, लेकिन मैंने इस पार्टी का नाम अब तक नहीं सुना था। मैं आज सुन रही हूँ, मायावती चाहिए अब की बात। जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जो बची ही नहीं है, जो कांग्रेस फिर भी थोड़ी बहुत बची है, जो मायावती थोड़ी बहुत नहीं बची है। आप लोग ही बची ना। देखिए मीडिया ने सिर्फ दो लोगों को दिखाया, हमेशा से 14 से अब तक मीडिया ने दो लोगों को दिखाया, तीसरे एजेंडे को दिखाया ही नहीं, क्योंकि तीसरा एजेंडा जो था वो सब समाज का एजेंडा था। मुझे एक बात बताइए, आपने एक दुकान बनाई, वहाँ पे आपने कुछ माल डाला, वहाँ अपनी दुकान चला रहे, आपने वो दुकान बंद कर दी, ठीक है, आपका काम बंद हो गया, ठीक है, तो इसमें आपकी गलती है या फिर खरीदारी करने के लिए लोग नहीं आए उनकी गलती? सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, देश की, मैंने तो बंद नहीं करवाई कि आप मेरी दुकान देखिए, बंद करवाने वाला सिर्फ ऊपर वाला है और कोई नहीं है। नसीब ऊपर वाला लिखेगा, मैं नहीं लिखूंगा ना आप लिखेंगे मेरा नसीब। अगर मेरा नसीब है, अगर मुझे खाना भी खाना है तो मुझे चाहे 2 किलोमीटर के बाद खाना मिले, लेकिन मेरा रिज़्क वहाँ लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने मेरा रिज़्क लिखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, ये एक दूसरे को लड़ते हैं और कभी ये सत्ता में कभी वो सत्ता में। सत्ता परिवर्तन होना ज़रूरी है, तीसरे आदमी का आना ज़रूरी है। तीसरा इस देश में शायद कोई अब है। अब वो मैं, अगर हम और हमारा दलित समाज और मुसलमान समाज और अदर जो कास्ट के लोग हैं, अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। अरे 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, आप शासनकाल देखिएगा। हमारी बरेली के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जिसकी छतें टपकती थी। बहन जी चुपचाप से आई और देख लिया तो सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया। वो अनुशासन प्रशासन रहा है उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। जिस लेडीज के ऊपर यूपी का था और आज यूपी सबसे बड़ा भ्रष्ट, अधिकारियों ने भ्रष्ट बना दिया है यूपी के अंदर। जो सुनिए, जो अधिकारी के पास जाओ पैसा मांगता है, जिस अधिकारी के पास जाओ पैसा मांगता है, जी बिल्कुल मांगता है। मुझे बताइए, कह रहे यूपी में हर भ्रष्ट सरकार है, यूपी में भ्रष्ट
जो यूपी के भ्रष्ट सरकार कहता है वही खुद भ्रष्ट है। जो भ्रष्टाचार के क्या होती है वो देखा यूपी की जनता ने। अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को, जो किस तरह से जनता पर कहर ढाता था, आज अगर योगी आकर के सच्चाई के तरीके से यूपी के इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, हर लोग बड़े खुश है वहाँ पे, तो कुछ लोग को पेट में दर्द हो गया है। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में और उसके अखिलेश यादव के टाइम में जो अराजकता फैला रखे थे यूपी में, वो अब नहीं मिल रही है। दिन दहाड़े गोली मार दो, दिन दहाड़े अपहरण कर लो, वो चीज बंद हो गई। और जहाँ मर्जी है घेर करके मदरसे बना लो, जहाँ मर्जी घेर करके मस्जिदें बना लो, वो अब नहीं मिल रही है। तो वही लोग बौखला रहे हैं, बाकी कोई नहीं बौखला रहा है। सब प्रसन्न है, सब खुश है, पूरे देश सही काम कर रहा है, देश में सही काम चला है। सिर्फ रोजगार उन्हें ही चाहिए। नहीं सही काम कर रहे हैं, कह रहे हैं चौकीदार चोर गद्दी छोड़। बाबा 18 बच्चे 15 बच्चे पैदा करो और रोजगार मोदी दे, ये कहाँ का तुक है? जाओ वही देगा मिलेगा। INC इस्लामाबाद कांग्रेस पार्टी है। आप नहीं कह सकते ना इस देश का प्रधानमंत्री कह सकता कि हम जाएं। ये हमारे दादा परदादा यहाँ पर इस कब्र में मिट्टी में मिला है। तो आप ये बात कैसे कह रहे हो? ये आप बात कैसे कह रहे हो कि हम चले जाएं? नहीं, आपने कैसे? हमने कहे देश के साथ साथ सेना पे पत्थर मारोगे, क्या अधिकार तुम्हें दिया है? कौन दिया अधिकार तुम्हें? आतंकवादी है ना, उनका कोई धर्म नहीं है हमसे, वो आतंकवादी है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्यों नहीं होता है आतंकवादी? हाँ बताएं। धर्म पूछ के मारा, पूछ के मारने वाला वो ना तो इंसान है, वो उससे बड़ा जल्लाद है। वो शैतान है, फिर वो शैतान है। मैं इनकी बात से समर्थन करूंगी। सुनिए मैं आपकी बात से समर्थन करती हूँ। आतंकवाद का धर्म नहीं होता पर मजहब जरूर होता है। देखिए वो मजहब, देखिए कोई बच्चा पेट में रहता है तो वो बाहर निकल के नहीं बनता, उसको वहाँ पर जैसी सुरक्षा दी गई, लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता है मैम। अच्छा, कोई जय श्री राम बोल के फटा है? देखिए जय श्री राम लगाने में कोई तकलीफ तो है नहीं किसी को। जय श्री राम बोल के कोई फटा है? किसी को तकलीफ तो है नहीं जय श्री राम को। जय श्री राम से कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर नाम पूछ के बात आतंकवादी हमलों की है। नाम पूछ के मार आतंकवादी हमलों की। देखिए बात आतंकवादी हमलों की हो रही थी। बात अगर गोली पूछ के मारी गई, देखिए नहीं होता है मैम, नहीं होता। इस बात को, या जब आपके घर पे हमला होगा धर्म पूछ के मारा जाएगा तब मानेंगे इस बात? देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो धर्म पूछ रहा है वो इंसान नहीं है, वो सबसे बड़ा महापुरुष है, बहुत बड़ा। मतलब आपका धर्म आपके लिए कुछ नहीं है? नहीं मैम, मेरा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। सबसे बड़ा धर्म मेरा इंसानियत है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है मेरा। बताइए, जब आपकी गर्दन काटने के लिए कोई आपके घर पे आएगा, जैसे अभी कन्हैया लाल की काटी गई थी उदयपुर में, जब कोई आपके घर पे आएगा तो आपको आपकी इंसानियत बचा लेगी? देखिए जो मैंने करा होगा वो भुगतूंगा। जो मैंने इंसानियत लोगों के संग करी होगी या तो वो बचाने आएंगे, या अगर इंसानियत नहीं करी होगी तो वो बचाने नहीं आएंगे। देखिए बहुत है, बहुत है। क्यों बिलबिला रहे हैं? हमारे पड़ोसी में क्यों बिलबिला रहे हैं? अतीक अहमद मारा, मुख्तार अंसारी मारा, तो क्यों बिलबिला रहे हैं ये लोग? आपने कहा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अब सुनिए, कश्मीर में जब एक आतंकवादी का जनाजा निकाला जाता है, हजारों की भीड़ जाती है टोपी पहने हुए। मैडम ये बात अब भी कहेंगे आतंकवाद का धर्म नहीं होता है? देखिए जिसकी वो मैयत निकाल रहे थे, जो लोग थे, वहाँ का हीरो था ये कहीं। मैं ये बात वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए नहीं कह रहा हूँ। वहाँ ये बात एक मुख्यमंत्री के लिए नहीं कह रहा हूँ। वहाँ ये कह रहा हूँ जो वो लोग जनाजा वाले थे उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन करती। एक ही दिन एक्शन होता मैडम, एक सेकंड जवाब। एक ही दिन जनाजा निकला अब्दुल कलाम के भी और याकूब मेनन के भी, लेकिन याकूब मेनन के जनाजे में गए, अब्दुल कलाम में नहीं गए। ये बात करेंगे? ये देश के डिसीजन है, भाग्य नहीं है, भाग्य नहीं है। ये लोग देश के रहते हैं, देश के खाते हैं, देश में सब कुछ करते हैं, लेकिन गुन गाते हैं पाकिस्तान का। तभी तो इजराइल ठोक रहा है और फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। ये बात करेंगे हिंदुस्तान में? अब हिंदुस्तान के वो लोग नहीं है जिसको कांग्रेस ने आंख में पट्टी बांध के 55 साल चला लिया। अब वो हिंदू नहीं है और वो सनातनी नहीं है। अब आंखों से पट्टी हट गया है और लोग समझने लगा है कि क्या हमारा अधिकार है। किस तरह से कांग्रेस ने बांध के, देखिए ना कितनी 1975 के अंदर सलमा को दे रहा है 15 बच्चा पैदा करने के लिए 6200 रुपये और श्याम लाल को नसबंदी करा करके हिंदू की जनसंख्या कम करने के लिए 1200 रुपये।
वहीं लिख गई थी पटका था कि कांग्रेस की सोच इस देश के प्रति क्या है। इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर बाकी नहीं। तभी तो पप्पू बिलबिला रहा है, पपिया रहा है। बिहार में कुछ मिलने वाला है उसको? कुछ नहीं मिलने वाला। जिसके खानदान चारा चोर, पूरी परिवार चारा चोर, जिसके उसको लेके घूम रहा है। बिहार के लोग नहीं समझ रहा है कि जिसके खानदान 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, स्वतंत्रता सेनानी के संपत्ति को घोटाला कर गया, वो कहता है मोदी वोट चोरी करा है। अरे वोट जो चोरी तुम्हारा नाना ने करा, जो 15 वोट पड़े थे सरदार पटेल को, कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया? तब नहीं है। अब लोकतंत्र की दुहाई देते हो। 1975 में इमरजेंसी लगा के सारे नेता को जेल में ठूक दिया तुम्हारी नानी। तुम तो लोग सब समझता है कुछ नहीं होने वाला है। कुछ जिहादी किस्म के लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं, जो राहुल के धरने में प्रदर्शन में जाते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। देश अब जागृत हो गया, जाग गया। अब इन सबका पत्ता साफ है। 2047 तक भाजपा नहीं हट रही है जब तक जितने इस देश को तोड़ने वाले हैं, इस देश को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के अस्थिर करने की जो सोच रहे हैं, उस सब पे ताला लगा दिया है मोदी, और ये ताला हमेशा 2047 तक लगा रहेगा।